वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बाद इंग्लैंड भी दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदार हो गया है। इंग्लैंड ने खवातीन और मर्द दोनों टीमों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। शायकीन क्रिकेट की जानिब से इस पर शदीद मायूसी का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को देख लिया था मगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की। ये चाहते हैं कि मंदिर से टूट जाएं। अब जिस न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से फौरन चली गई, उसकी खवातीन टीम इंग्लैंड में धमकी के बावजूद खेल रही है। इस पर बड़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे सिक्योरिटी मामलात से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का कहना यह है कि यह बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। तो हमारा पहला सवाल यह है कि न्यूजीलैंड के बाद दौरा पाकिस्तान भी मंसूख, आखिर वजह क्या है? सिक्योरिटी या फिर सियासत? इस पर डिस्कशन के लिए मान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जैगम खान साहब, अतर काज़मी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब, क्या लग रहा है, क्यों मनसूख हुआ ये दौरा? वाकई वजह सिक्योरिटी थी या फिर ये दौरा सियासत की नजर हुआ? जी देखिए, जो बैनुल-अक़वामी हालात चल रहे हैं और स्पेशली अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, तो ये मिक्स है मेरा ख्याल है। और ज़ाती तौर पे मैं इसके बारे में बात भी करता हूँ। इसमें पॉलिटिक्स भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और इसमें सिक्योरिटी रीजंस भी इन्वॉल्व हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आपको अंदाज़ा है कि इंडिया जो है वो हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया बल्कि और बहुत सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पावर्स जो हैं वो इस ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं। और स्पेशली जब अमेरिका ने विड्रॉवल किया अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद जो पिछले तकरीबन 4 माह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ये कि आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक ज़रूर हो रहा है कहीं ना कहीं। और बाकायदा वो अगर आप एवरेज निकालें तो 1-1.5 अटैक डेली का बन रहा है। उसके साथ साथ एक और जो हमारी तरफ से भी मैं कहूँगा एक लूप होल रहा, वो हमारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी, जिसमें पुलिस शामिल है। और वो जो नोटिफिकेशन निकाले गए जो सिक्योरिटी अलर्ट्स के नाम से मैच से 2 दिन कबल या 13 तारीख को, वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। फिर इस्लामाबाद में ही आपको लाल मस्जिद वाला इशू भी नज़र आ रहा है जब तालिबान के झंडे उस पर लहराए गए। तो ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा हमेशा जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उठाती है। बरतानवी एजेंसी का नाम आ रहा है, CIA का नाम आ रहा है, रॉ का नाम आ रहा है। यकीनन उन्होंने न्यूजीलैंड को किया होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की अपनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और वो कोलैबोरेट कर रही होती हैं दुनिया की मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ। तो ये ऐसा मौका था जिस पे बाकायदा पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया। और सियासी ये एक न्यूजीलैंड की तरफ से, चूँकि ऑफ कोर्स जब उनकी टीम इधर मौजूद थी तो उनकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी थी। न्यूजीलैंड को हम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। थ्रेट जो हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे अभी रमीज़ राजा साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इंग्लैंड में थ्रेट की मौजूद है, लेकिन वहाँ उनकी औरतों की टीम खेल रही है। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मारूजी हालात प्लस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स पाकिस्तान प्लस कंस्पिरेसीज जो हैच हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये सारा उसका आउटकम है। और इसका मतलब हमारी अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट दोनों को इसका रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक हो गया। अतर, जब दौरा मनसूख करने की इत्तला मिली इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को, जो पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं और जो वो मकामी वहां पर रहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए, क्रिकेट फैंस कहीं पे भी हों, चाहे वो इंग्लैंड में हो या पाकिस्तान में हो, उनकी दिलचस्पी सियासत के से ज्यादा क्रिकेट में होती है। तो मायूसी जितनी पाकिस्तान में हुई है उतनी मायूसी बरतानिया में भी क्रिकेट फैंस को हुई है। अगर आप यहाँ के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के पीटर ओबोन साहब, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को धोखा दिया है, हमने पाकिस्तान को बिट्रे किया है। और वो तो इस हद तक गए, उन्होंने कहा है कि जो IPL का असर रसूख है हमारे प्लेयर्स
प्लेयर्स के ऊपर। उन्होंने कहा क्रिकेट बोर्ड जो है वो डरता है प्लेयर्स से। ये वो प्लेयर्स हैं जो माजी के अंदर बांग्लादेश का टूर था उसको छोड़ के वो चले गए आईपीएल के अंदर। तो जो इंडिया का असर रसूख है उन्होंने उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि ईसीबी जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है उसका जो डिसीजन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी टीम की रिकमेंडेशन है वो चेंज नहीं हुई। वो कहे कि इस ओके है, आप आके खेल सकते हैं। उसके साथ साथ जो दीगर इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो भी ऐसी हैं। तो इसमें सियासत का बड़ा किरदार है। सियासत के साथ साथ इसके अंदर जो वो जितना बड़ा जो क्लाउड है जिसको आप फाइनेंशियल क्लाउड कह सकते हैं भारतीय बोर्ड का और खुसूसन आईपीएल का, वो भी प्लेयर्स उससे भी आपको पता है कि वो उससे भी ब्लैकमेल होते हैं। अब जब कश्मीर लीग हमने करवाई तो भारत की तरफ से क्या कुछ नहीं किया गया। प्लेयर्स को ये कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको बैन कर देंगे भारत के अंदर। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन तो न्यूजीलैंड की एजेंसियां जो हैं क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी होगी बरतानिया को, इसलिए कि पहले ये खबर उड़ा दी गई कि बरतानिया ने न्यूजीलैंड को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन दी और पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने कोई खबर दी है और उसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं, हाई कमीशन की रिपोर्ट और उनकी सिक्योरिटी टीम की रिपोर्ट ये है कि ओके आप आ सकते हैं, आप खेल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये फैसला किया गया और इसके अंदर जो पाकिस्तान और अर्जेंटीना का JF-17 का सौदा हुआ है उसको भी हमें ज्यादा पीछे नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान जो हालात हैं गुज़िश्ता 3-4 साल के दौरान बरतानिया बहुत सारे ममालिक से अर्जेंटीना के सौदे कैंसिल करवा चुका है, फाइटर जेट्स के, साउथ कोरिया के साथ, स्वीडन के साथ, इसलिए कि वो चाहता है कि अर्जेंटीना को ये जहाज ना मिले। उसकी वजह क्या है वो तो बड़ी लंबी हो जाएगा। आपको पता है फॉकलैंड आइलैंड का मसला है, मालवीनस का मसला है, तो ये भी एक उसकी वजह है कि जो पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है अर्जेंटीना को, उस हवाले से भी बरतानिया को खदशात हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है और उसके अलावा दीगर चीजें भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैगम खान साहब, श्रीलंका आया, बांग्लादेश आया, जिम्बाब्वे आया, जनूबी अफ्रीका की टीम आई, सब लोगों को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। फिर क्या वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम को ही खतरा महसूस हो रहा है, इंग्लैंड की टीम को ही खतरा महसूस हो रहा है, वही जो है वो दौरा मनसूख कर रहे हैं बावजूद इसके कि उनको इतने बड़े लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है, सदारती लेवल का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है फिर भी? देखिए शाइस्ता, इस वक्त हमारा मफरूज़ा ये है कि मगरिब पाकिस्तान को सज़ा देना चाहता है और सज़ा देते हुए वो इस हद तक जाना चाहता है कि पाकिस्तान के साथ खेल भी नहीं खेलना चाहता। ये बहुत बड़ा मफरूज़ा है और इसके पीछे शायद अफ़गानिस्तान के हालात हैं। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके लिए मगरबी ताकतें पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहती हैं। मेरे ख्याल में हमें वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। ये बहुत अर्ली होगा कि हम इतना बड़ा मफरूज़ा इतनी आसानी के साथ बना लें। तो क्या साजिश इतनी बड़ी हो गई है? फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि अगर मामला क्रिकेट तक पहुंच गया है तो फिर वर्ल्ड बैंक कैसे पाकिस्तान को पैसे देगा? फिर आप कैसे तसव्वुर करते हैं कि IMF का प्रोग्राम चलेगा? क्योंकि उस तरीके से तो पाकिस्तान का आर्म ट्विस्टिंग ज़्यादा आसान है। फिर FATF का क्या होगा? फिर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स वेस्ट को जाती हैं, वेस्ट सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान की गुड्स का, उसका क्या होगा? यूरोपियन मंडी में जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के लिए खसूसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनका क्या होगा? तो इसका तो मतलब है बहुत ही बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के सर पे मुंडला रहा है। इतना बड़ा मफरूज़ा मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन क्या जो दूसरे लेवल का मफरूज़ा हो सकता है साजिशी थ्योरी के हिसाब से, कि क्या किसी ने न्यूजीलैंड को यरका दिया, डरा दिया और वो जिटरी होकर उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, उसके आपको ज़्यादा अमकानात लगते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अपने इदारों ने, सिक्योरिटी के इदारों ने थ्रेट अलर्ट तो जारी किया और इस थ्रेट अलर्ट में न्यूजीलैंड की टीम का भी नाम लिया। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, जहां आपने देखा कि 2 साल पहले 2019 में, मार्च 2019 में जो क्राइस्ट चर्च का वाक़या हुआ था, अटैक हुआ था, उसके बाद न्यूजीलैंड ने किस तरह उसको रिएक्ट किया था, कितना उनकी वज़ीर आज़म शामिल थी, किस तरीके से उनके लॉ एंड ऑर्डर के इदारे, अदालतें, सब ने किस तरीके से उसको लेकर चला। पाकिस्तान में उस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम कोई लिफ्ट ही नहीं कराते। हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा वाक़े हुए उसमें, लेकिन थ्रेट्स तो मिलते ही रहते हैं। अभी जैसे लंदन में जो थ्रेट है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जो वुमेन टीम है वो खेलने जा रही है, वहाँ पर भी थ्रेट है। जब चैंपियंस लीग खेलने पाकिस्तान गया था बैक 2018 तो तब भी थ्रेट था, रेड अलर्ट था, लेकिन पाकिस्तान की टीम गई वहाँ पर खेली। देखिए शाइस्ता,
जो गरीब आदमी का थ्रेट है, जो सिक्योरिटी है, और अमीर आदमी की सिक्योरिटी के परसेप्शन में बहुत फ़र्क होती है। पाकिस्तान की सड़कों पर जो चलती हैं 80 से 90% गाड़ियाँ, उन गाड़ियों को मगरबी मुल्कों में पोर्ट से अगर कोई निकाले तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या पाकिस्तान की ये गाड़ियाँ वहाँ चल सकती हैं? क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी का जो लेवल है, उस सिक्योरिटी के लेवल पर सड़क पे वो गाड़ी आ ही नहीं सकती जो पाकिस्तान में 90% जो गाड़ियाँ चलती हैं। आप ये तसव्वुर कीजिए कि अगर इस थ्रेट के बाद जो आ चुका था, हमारा मीडिया जिसको लीक कर चुका था, उसके बाद अगर वाक़या होता तो न्यूजीलैंड की हुकूमत 2 दिन के अंदर गिर जाती। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा, इसको एनालाइज करना होगा कि किस तरीके से जो हमारी कम्युनिकेशन है सिक्योरिटी की, हम क्यों कह रहे हैं कि जी हमारे लिए तो मामूली बात है, हम तो हर बात पे ही थ्रेट अलर्ट जारी कर लेते हैं और नाम लेकर जारी कर देते हैं। यानी हम कहते हैं कि हमने जो अलर्ट जारी किया, हमारे अपने सिक्योरिटी के अदारों ने ये थ्रेट अलर्ट जारी किया कि न्यूजीलैंड की टीम पे अटैक हो सकता है, न्यूजीलैंड को आप कह रहे हैं आप परवाह ही ना करें, हम तो वैसे ही थ्रेट अलर्ट जारी करते रहते हैं। ये क्या बात हुई? ये किस तरह की कम्युनिकेशन है? इसका मतलब है हमारी पुलिस को, हमारे इदारों को देखना होगा कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अहम होती है। हम जब बात करें तो सोच समझ के करें। अगर सिक्योरिटी अलर्ट हमने जारी किया तो हमने क्यों इतना स्पेसिफिक होकर नाम लिया? इस तरीके का रेड अलर्ट हमने क्यों जारी किया? और जाहिर है हम तो आदी हो गए हैं, जो 20 साल जिस हालात में गुजरे हैं, हमारी तो एक रेजिलियंस डेवलप हो गई है। हम तो चले जाएंगे, हर जगह चले जाएंगे, अपने मुल्क में भी खेलते हैं। ठीक हो गया। जनरल साहब, हम जब भी साजिश की बात करते हैं तो हमारा जो ध्यान जाता है वो हमेशा भारत की तरफ जाता है। हमें लगता है कि शायद भारत ही है जो साजिश कर रहा है। तो आपके ख्याल में क्या भारत के अलावा और भी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिशें कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाइस्ता, इसमें 2 पहलू हैं। कुछ तो ताल्लुक है इसका अफगानिस्तान की सिचुएशन से और कुछ ताल्लुक है इसका चाइना की कंटेनमेंट से। ये पहले ये ज़हन में रखिए कि ये क्रिकेट का मसला नहीं है इतना, जितना मसला है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को स्कटल करने का। उसमें जब आप ये दुनिया को ये मैसेज दे देते हैं कि इनसिक्योरिटी है तो बाहर से फिर इन्वेस्टर जो है वो नहीं आते। और यहाँ पे चाइनीज का खास तौर पे उनके ऊपर अटैक हुआ था। चाइनीज खासे परेशान थे उस पर और वो सिक्योरिटी पे क्वेश्चन भी उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनके एम्बेसडर ने भी 1-2 जगह पे ये जाहिर किया, ये कहा कि सिक्योरिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। वह ये है कि 5 मुल्कों ने अपनी नई एक अलायंस बनाई है चाइना के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के साथ नया मुआहदा साइन किया है, दफाई मुआहदा साइन किया है अमेरिका ने, और इन्होंने अपनी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है 5i, जिसके तहत ये अपने तौर पे इंटेलिजेंस शेयर करते हैं या उसके ऊपर जो भी फॉर्मुलेशन करनी हो उसकी वो करते हैं। तो यहाँ से थ्रेट अलर्ट जो है वो उनको 5i से गई। ये किसी थ्रेट की बुनियाद पे नहीं थी, इस वजह से कि अगर किसी थ्रेट की बुनियाद पे होती तो जिसको गई थी वो सबसे पहले, खास तौर पे न्यूजीलैंड जिनकी टीम यहाँ पे थी, उनको सबसे पहले बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों से या कम से कम हुकूमत पाकिस्तान से कि जी हमें ये थ्रेट अलर्ट मिला है इस तरह का, तो आप जरा देखिए, आप अपने इंतजाम चेक कर लीजिए और अगर आप समझते हैं कि इनको वापस आना चाहिए तो हम आपके साथ इन टच है, हमें बताइए। लेकिन कोई थ्रेट अलर्ट या कोई चीज बताई नहीं गई। ये बात की सोच है, कहा गया कि जनाब 5i से चली थी, तो किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। नतीजा ये है कि यहाँ तक कि उनकी सिक्योरिटी टीम का जो हेड है उसको भी पता नहीं था कि क्या हुआ है। वो यहाँ मुतमईन बैठा था, 4 महीने से सिक्योरिटी टीम बैठी थी यहाँ पे न्यूजीलैंड की, और 3 दिन से वो 2 या 3 दिन से वो यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, होटल से आते थे जाते थे रोजाना, कोई मसला नहीं था उनका। तो वो भी कहते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम कहें कि जनाब यहाँ पे कोई परेशानी है। तो ये गवर्नमेंट ने वहां से जो चलाया मैसेज, इनके जरिए क्रिकेट बोर्ड के जरिए इनको वापसी का मिला सिर्फ मैसेज, और वो हैरान था, वो जो इनका सिक्योरिटी का इंचार्ज है वो भी हैरान था, उसको जब प्रोटेक्ट किया गया। तो ये वाज़ेह हो जाता है कि अगर तो कोई थ्रेट हो ना तो फिर उसके बारे में तो आप उस लेवल पे बात कर लेते हैं जहाँ सिक्योरिटी की इम्प्रूव करने की जरूरत हो, या आप बताते हैं कि ये आपके मैयर जो है वो हम उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं हुई और सीधा सीधा उनको मैसेज मिला कि जनाब आप वापस आ जाए। तो उससे एक मैसेज चला गया दुनिया में और इंग्लैंड ने फॉलो किया उसको। ये नहीं कि इंग्लैंड ने कोई अपने तौर पे कोई फैसला किया। ये फैसला मेरा ख्याल है कि वहां पे
का साथ आपस में हो चुका हुआ था कि पाकिस्तान में ये स्केयर क्रिएट कर रहा है। अब चाइनीज भी सोचेंगे कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें तो वाकई थ्रेट है ही है, शक्लों से पहचाने जाते हैं, लोग मारे भी गए हैं उनके, और अगर वो सीपैक बंद करते हैं या उस पर काम स्लो हो जाता है या वो करते नहीं है, तो फिर आप सोचिए जो मकसद अचीव करना चाहते थे वो 5i अमेरिकन और जो कंटेनमेंट का रोना रो रहे थे वो उनका पूरा हो गया मकसद। ठीक। तो यहाँ पे क्रिकेट गेम ये बहाना, असल किस्सा आपकी इन्वेस्टमेंट को स्कैटर करना है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं सियासत इसमें इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। जुनैरा, कहीं नहीं शायस्ता, ये मुकम्मल खेल वही है। आप जो अभी बात हम कर रहे थे कि रोजाना वाकयात हुए हैं, लेकिन वो फाटा में होते हैं जहां आप इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे उनके खिलाफ काम करते हैं। जब आप कार्रवाई करते हैं तो वो भी आगे से लड़ते हैं आपके खिलाफ, लेकिन उसके अलावा तो टेररिज्म आपके शहर में तो नहीं है अभी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जुनैरा, रमीज राजा का कल हमने बयान देखा, वो खासा एग्रेसिव नजर आया और नजर आना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दौरा मनसूख कर दिया, फिर इंग्लैंड की टीम ने भी आने से इनकार कर दिया। अब रमीज राजा ने एशिया का ब्लॉक बनाने की बात की। आप समझती हैं कि ये अमली तौर पर मुमकिन हो पाएगा, खास तौर पर जब भारत पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए रेडी नहीं है? रमीज राजा का बिल्कुल बिगिनिंग है और इट्स सॉरी स्टेट टू सी कि कोई स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ उनके लिए, इट इज ट्रू, बट इसमें उनका कसूर नहीं है। बट एज फार एज जो वो कह रहे हैं उसका आप मुझसे पूछ रही हैं, तो टू बी ऑनेस्ट क्रिकेट अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं रह गई, ये पॉलिटिक्स भी है और ये इकोनॉमिक्स भी है। और रमीज राजा इन दो चीजों को शायद अभी समझना शुरू करेंगे। इट इज टू अर्ली फॉर अस टू थिंक कि उनको इन चीजों का अदराक होगा। तो इसलिए वो जो कुछ कह रहे हैं मैं उसको ज्यादा जज्बात की रॉ में देख रही हूँ चीजों को, कि वो कह रहे हैं और वो ही इज फीलिंग बैड लाइक एनी अदर पाकिस्तानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये फैक्ट है कि दुनिया में इस वक्त बिल्कुल पैराडाइम चेंज हो रहा है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इट्स अ न्यू कोल्ड वॉर। और उसमें आप ये देखें कि जो सबसे ज्यादा नजला है वो पाकिस्तान पे गिरा है पहले दिन से। तो फिर हमें एटलीस्ट अपनी इतनी स्किन थिक कर लेनी चाहिए थी कि जब इस तरह के वाकयात हों तो ये जिस तरीके का हम शो मचा रहे हैं ना, कि कोई हमारे वजीर कह रहे हैं कि कोई नहीं आता तो ना आए, कोई कह रहा है कि ठीक है हम भी, बल्कि रमीज राजा कह रहे हैं कि हम वहां तक पहुंचेंगे कि ये हमसे खेलने को तरसेंगे। दिस इज नॉट द वे टू रिस्पॉन्ड। मेरे ख्याल है आप डिप्लोमेटिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, वो सारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों किया है या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हकीकत को सामने रखिए, ये एक्सपेक्टेड था, ये होना था। और इंग्लैंड की तरफ से चाहे थ्रेट अलर्ट आया हो या कहीं से भी आया हो, ये जो कोएलिशन है जिसका 5i का जिक्र कर रहे हैं जनरल साहब, ये लोग तो पहले भी आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये तो पहले भी यूके के साथ मिलके हर चीज बहुत क्लोज इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। तो आप उनका पर्सपेक्टिव भी समझें कि जसिंडा आर्डन ने जिस तरीके से क्राइस्ट चर्च का मसला हैंडल किया, एक और थ्रेट वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, चाहे वो सच्ची है या झूठी है। इसकी फ्लिप साइड यही होती है कि अगर थ्रेट सच्ची हो गई तो क्या होगा और झूठी हुई तो चलें, ठीक है, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि उनकी टीम के साथ कुछ हो, क्योंकि उनका भी तो पॉलिटिकल फ्यूचर इसके साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने भी तो अपने मुल्क को जवाब देना है। और ये हम लोग आदी हैं अनफॉर्चुनेटली कि कोई किसी के ऊपर अटैक हो गया, इतने लोग मर गए, हमने इतना बुरा टाइम काटा है कि हम इन चीजों के लिए बहुत रेजिलियंट हो गए हैं, दुनिया नहीं है। आप इसका अंदाजा इस चीज से कर लें कि पूरी वॉर ऑन टेरर में टोटल 4400 लोग मारे गए हैं जो अमेरिकन थे, और हमारे इतने ज्यादा हैं वो उन 4400 का इतना शोर मचाते हैं। तो रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। मेरा ख्याल है क्रिकेट हो या कुछ भी हो, इकोनॉमिकली पाकिस्तान पे थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, स्पोर्ट्स उसका हिस्सा है और हमें उसके लिए रेडी होके कोई रोड मैप बनाने की जरूरत है। ठीक। अच्छा अतर, जिस तरह से जुनैरा कह रही हैं कि क्रिकेट सिर्फ अब एक स्पोर्ट नहीं बल्कि ये पॉलिटिक्स भी है और ये इकोनॉमिक्स भी है, और रमीज राजा को भी इसे समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से?
देखिए, रमीज राजा ने अभी मामलात को संभालें तो ऑब्वियसली चीज़ों को अब उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिस तरीके से उनका आगाज़ हुआ है ये बड़ा अनसेटलिंग किस्म का है। यके बाद दीगरे दो इस किस्म के फैसले आ गए कि दोनों टीमों ने कहा कि हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि वेस्ट जो है वो उनके बंदे बड़े कम मरे, वो बंदे उनके कम इसलिए मरे कि वॉर और टेरर में उन्होंने लाखों लोग जो बाहर जो मार दिए, वो दुनिया में बंदों को मारते हैं। दुनिया में जो जहां पे वो कार्रवाई करते हैं वहां पे तो भेड़ बकरियों की तरह, सब्जियों की तरह लोगों को काटते हैं। अमेरिका ने जो आखिरी कार्रवाई भी अफगानिस्तान के अंदर की, उसके अंदर भी 7 बच्चे मार दिए। आप इमेजिन करें आप कि किसी मुल्क में चाइना ने कोई इस तरह का ड्रोन हमला किया होता और उसमें 7 बच्चे मर गए होते, तो वो लोग जो ट्विटर के ऊपर भी और मीडिया के ऊपर भी 4 औरतें काबुल में निकल आए तो एहतजाज शुरू कर देते हैं कि हो काबुल में औरतों के हकूक का ये हो गया। तो वो जो बच्चियां मरी हैं जिन्होंने आगे जाके तालीम भी हासिल करनी थी, तो वो तालीम के हकूक वाली जो ट्वीटें बहुत करती हैं बाहर बैठ के, वो कभी उनका भी जिक्र कर देना कि अमेरिका ने कितने बच्चे वहां पे मारे। तो ख्वातीन के हकूक हों, बच्चों के हकूक हों, जानवरों के हकूक सबके होने चाहिए। हकूक सबके होने। कमेंट के बाद मैं आपके पास आती हूँ ज़ुनैरा जी। हकूक सबके होने चाहिए और सबके हकूक की पाकिस्तान को बात भी करनी चाहिए। लेकिन ये तासुर देना कि जी वेस्ट जो है वो इतना सिविलाइज्ड है कि उनके ऊपर एक अटैक हो गया तो वो इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जब वहां पे बांग्लादेश की टीम जो है वो मिनटों से बची थी न्यूजीलैंड के अंदर, तो 5i या CIA या MI6 उस वक्त भी तो ये सारी एजेंसियां मौजूद थी ना। उन्होंने ये नहीं उनको पता चला कि न्यूजीलैंड के अंदर क्या हो रहा है। उसके बावजूद फिर पाकिस्तान की टीम भी गई वहां पे, लेकिन उनका जो रवैया है वो हमेशा इस तरह रहता है कि वो हमें ऊपर से देखते हैं, वो हमें अपने से कमतर समझते हैं। जब तक हमें ये नहीं समझ आएगी कि वो हमें कमतर समझते हैं, और जब तक हम खुद अपने आप को कमतर समझते रहेंगे, हमारे साथ यही होता रहेगा। बाकी हम लड़ाई नहीं चाहते, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। ज़ुनैरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? नहीं, अत्थर को शायद गलत समझ में आई है बात। ये किसने कहा है कि वो हमें कमतर समझते हैं और इस बात का हमें पता नहीं है? हम सबको पता है। आई हैव लिव्ड देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ बैठे हुए हमें उनकी पॉलिसीज़ में उसकी अक्कासी नज़र आती है। लेकिन आप इस चीज़ का शोर मचा के अगर समझते हैं कि मसला हल हो सकता है तो शोर मचाते रहें। आज तक हमने शोर ही मचाया और क्या किया है। वज़ीर आज़म भी जाके जनरल असम्बली में शोर मचा देते हैं, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं लाते। बात को समझने की कोशिश करें। मैंने सिर्फ ये कहा है कि उनके 4,500 लोग भी मर जाएं तो वो इतना शोर मचाते हैं, जबकि हमारे 80,000 भी मर जाएं तो हम उसका रोना रोते रहते हैं पूरी दुनिया में। नोबडी लिसन्स टू अस। तो मेरी और आपकी बात में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है कि आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। आप हर जगह जाके शोर मचा के बातें नहीं मनवा सकते। अगर आप ईरान बन सकते हैं, उस तरह की सैंक्शंस सालों तक बर्दाश्त कर सकते हैं तो बताएं। हमारा तो इंपोर्टेड परफ्यूम के बगैर गुजारा नहीं है। तो थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन भी करें और रियलिटी के साथ रोड मैप बनाएं। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। अतर, क्या कहेंगे? मैं एग्री करता हूं उनके साथ। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें उनके शोर मचाने की बजाय हमें पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप बच्चा भी भूखा हो तो वो रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो हमें कम से कम ये तो हक होना चाहिए ना कि हम उनको बता सकें कि तुम कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, तुम फलस्तीन में जुल्म कर रहे हो, तुम पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती कर रहे हो। हम लड़ाई नहीं चाहते उनसे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सर नीचे करके आप बैठ जाएं और जिस तरीके से माजी की हुकूमतें थी, जो उनका रवैया था कि बिल्कुल ही आप जो है उनको ये समझें कि वो ठीक है और आप गलत है, तो उसमें थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक्स आएंगे तो फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद बिजली के नरखों में 40% इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई में यह बताया गया कि 2018 में फी यूनिट की कीमत 11 रुपए 72 पैसे थी, जो 16 रुपए 44 पैसे हो चुकी है। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि इस इजाफे के बावजूद गर्दिश कर्जा फिर भी दोगुना होकर 2,280 अरब रुपए का हो चुका है। हमारा सवाल यह है कि जुलाई 2018 से अब तक बिजली की औसत 4.72 रुपए फी यूनिट महंगी बिजली की जिम्मेदार कौन है? आखिर मुस्लिम लीग या फिर तहरीक इंसाफ? जनरल साहब, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक बिजली की कीमतें बढ़ने में मुख्तलिफ अवामिल अगर देखें तो दो चीजें उसमें नजर आती हैं। एक तो ये कि हमारे डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है, ये रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, बेतहाशा डिवैल्यूएशन हुई है।
और फ्यूल महंगा हुआ है बाहर इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से जो भी गैस या उस पर चलते हैं फ्यूल पे इनके प्लांट वगैरह, वो उनको महंगी बिजली दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। दूसरी तरफ ये है कि जो पुराने माहदे किए हुए हैं वो बड़े ही फॉल्टी माहदे हैं। उसमें अगर कोई प्लांट नहीं भी चलता, आपको बिजली प्रोवाइड नहीं भी करता, तो आपको उसको कैपेसिटी पे पैसे देने पड़ते हैं। नतीजा ये है कि आप लॉस जो कर जिसकी बात कर रहे हैं, ये गर्दिशी करता, वो तो बढ़ता जाएगा, वो तो रुकने का इस तरह नहीं। उसके लिए ये नेगोशिएशन वगैरह करने हैं मुख्तलिफ प्लांट्स वगैरह के मालिकान से। तो ये बावजूद इसके कि ये गवर्नमेंट के अपने हाथ में कुछ खास नहीं है, लेकिन अवाम के ऊपर उसका बोझ बहुत है। तो अवाम अपने तौर पे सच्चे हैं, वो रोए धोएंगे, लेकिन ये जो इसके पीछे अवामिल हैं वो यही तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी ना। अवाम तो हुकूमत की तरफ ही देखेगी। नहीं, ये इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली जा सकती है। इसमें जो पुराने माहिदे हैं वो पहले भी कई दफा कोशिश की गई ठीक करने की, लेकिन नहीं हुए। अब वो पास प्लांट्स हैं जिनके पैसे वो यानी पूरी कीमत इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हुए हैं और मेरे प्रॉफिट में अब गवर्नमेंट उनको मजबूर कर रही है कि जी आप हमारे साथ डीडू करें, माहिदे नए लेके चलें। तो वो बातचीत उन्होंने की है यहाँ पे, उसकी बुनियाद पे कुछ उनसे तय भी हुआ है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट्स नहीं हुए। तो वो होगा तो शायद उससे कुछ आपको गर्शी कर्जों में भी कुछ आसानी हो जाए, और उसके साथ साथ ये कि बिजली शायद थोड़ी आपको सस्ती कर लें। लेकिन जितने भी प्लांट आपके गैस या फ्यूल पे चलते हैं, तेल पे, वो तो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है। जब फ्यूल उनको महंगा मिलेगा तो आपसे वही मांगेंगे जो जिसमें उनको पड़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो कम पे नहीं देंगे वो आप। तो ये इशू है। बहरहाल इसमें इस्लाहात जो करने की कोशिश की जा रही है, शायद उससे कुछ फायदा हो, क्योंकि हुकूमत कर रही है इस पे। ठीक हो गया। जुनैरा, आपके ख्याल में तवानाई पॉलिसी किस हुकूमत की बेहतर थी, मुस्लिम लीग नून की या फिर मौजूदा हुकूमत की? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कमेंट कि किसकी बेहतर थी। अगर इस गवर्नमेंट से स्टार्ट ले लें एक्सक्यूज़ मी, तो इनका तो प्रॉब्लम ये है कि इनको ये इनहेरिट हुआ है, सारा मामला इनको विरसे में मिला है, क्योंकि ये कोई एक दहाई में नहीं हुआ। ये 90s से गवर्नमेंट्स जो डिसीजंस लेती आ रही हैं, ये उसकी वजह से माउंट होके इतना बड़ा स्टॉक पाइल बन गया हुआ है। इसमें गलत पॉलिसीज़, गलत डिसीजंस, मिस मैनेजमेंट, सबका रोल है, कोई एक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर करंट सूरत हाल हम देखें तो एंड में सफ़र तो अवाम कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अगर $6 बिलियन का वो स्टेबलाइजेशन पैकेज चाहिए जो IMF ने रोका हुआ है, तो उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। जब तक आप IMF के पास हैं, आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, और इट इज़ वन ऑफ दोज। इसलिए हमारे लिए ये सिर्फ एक खबर होती है कि समरी भिजवा दी और कैबिनेट ने अप्रूव कर दी, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी, लेकिन उसके पीछे पूरी एक टेल होती है। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, और साथ हमने उसे रिफॉर्म भी नहीं किया। अभी तक फॉसिल फ्यूल्स पे चल रहे हैं, इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चल रहे हैं, महंगा तेल ख़रीदते हैं, उससे बिजली बनाते हैं, फिर पैसे भी उसके उतने ही होते हैं, जाहिर है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, ना सिर्फ ये कि वो इनएफिशिएंट हैं, उनकी कोई ओवरहॉलिंग नहीं है, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। वो बिलिंग में भी हौच पौच करती हैं। अगर 3 छुट्टियाँ आ गई हैं तो वो चौथे दिन जाके उन तीनों को एस्टिमेट करके डाल देंगे, बजाय इसके कि ओरिजिनली देखें कि कितने यूनिट। सो इसमें इतनी करप्शन भी इन्वॉल्व है निचले लेवल पे, ऊपर सिस्टम को किसी ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। और फिर अब जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें पाकिस्तान बहुत रिच है, ये सोलर और विंड में पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर शिफ्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो फ़ौरन तो नहीं हो सकता, वो विद इन डे एंड नाइट हम एक्सपेक्ट करें वैसा हो जाए। तो जब तक हम इसको रीडिफाइन नहीं करेंगे, नेप्रा स्पेशली, जब तक नेप्रा बहुत ज़्यादा बैठ के इसको एक प्लॉजिबल फॉर्म की शक्ल में डिज़ाइन नहीं करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उस शिफ्ट की तरफ नहीं हम जाएंगे, हम जितनी मर्ज़ी बिजली बना लें वो महंगी ही होगी और आवाम पे ही पड़ेगी। ठीक। अच्छा अतर, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, ऐसे में ताबिश गौहर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस्तीफ़े को? और जैसे कि जुनैरा भी ये कह रही हैं कि मौजूदा हुकूमत को तो ये मसाइल विरसे में मिले हैं, तो फिर आखिर गलती है कहाँ पर और किसकी?
देखिए, ताबिश गौर साहब के जाने का तो उसलिए हमें गम होता है या उसके ऊपर कोई तबसरा करते कि वो कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे होते और बिजली आज सस्ती हुई होती और वो चले जाते, तो हम यहाँ पे अपनी राय का इजहार करते हैं। अब ऑब्वियसली मसाइल हैं, इसी वजह से वो गए हैं, लेकिन सारी मसले की जड़ वो नहीं है, ना ही ये हुकूमत है। एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि अभी आप अगर इंटरनेशनली भी देख लें, इस वक्त जापान में आप देख लें, आप बर्तानिया में देख लें, बर्तानिया में तो इस वक्त आग लगी हुई है। जो पिछले बरस यूनिट थी गैस की, जो अगर आप बात करें, फ्यूल की बात करें, जो 100 रुपए का था, अब वो 400 रुपए का, एक साल के अंदर 400 गुना उसका इजाफा हुआ है। हालत ये आ गई है कि अब हुकूमत ने इमरजेंसी ग्रांट का ऐलान किया है कि लोगों की इसका नाम, इस टर्म को यहाँ पे नाम दिया गया है कि फ्यूल पॉवर्टी, कि गुर्बत हो गई है, ये बिजली और गैस की वजह से लोगों की इतनी गुर्बत हो गई है कि वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो वनरेबल सोसाइटी के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस हुकूमत देगी। इतनी ज्यादा महंगाई होगी, तो आप इंटरनेशनल तनाजुर को जो है ना वो बिल्कुल मद्देनजर रखें, और जापान के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। बाकी ये बात ये है कि ये ओवर द ईयर्स चीज बिल्ट हुई है। 90s के अंदर जो महंगे मुआहदे किए गए, और वो क्यों किए गए? मसला ये है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें रही हैं, सियासी हुकूमतें, उनका ये होता है कि वो अपने अगले इलेक्शन तक सोचते हैं। उन्होंने बड़ी से कोई ऐसा मंसूबा बना देना है जो लोगों को नजर आए, जो सड़कों पे चलती फिरती चीज नजर आए, कोई सड़क नजर आए। लेकिन अगर किसी ने काम किया है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारे डैम बने तो वो अयूब खान के दौर में बने, उसके बाद आज तक हम एक डैम किसी काम का नहीं बना सके। उसके अंदर सियासत आ जाती है, उसके अंदर सुबाइयत आ जाती है, उसके अंदर लसानियत आ जाती है। तो जब तक हम एज ए जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी जमात की हो, पीटीआई की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, जब तक वो पाकिस्तानी बन के और एक मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इसलिए कि इन चीजों को वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज करते हैं। खान साहब भी बिल चलाते थे, वो कहते थे देखो बिजली बड़ी महंगी हो गई। मियां साहब अब ये कह रहे हैं, जरदारी साहब भी अब ये कह रहे हैं बिजली महंगी होगी। भाई, इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से पहले जरूरत है कि एक जामे पॉलिसी बनाई जाए जो अगले 30, 40, 50 सालों के लिए कम से कम पाकिस्तानियों को इस महंगाई से निजात मिले, और एक जो है एक हमारे जिसे कह सकते हैं सस्टेनेबल हमें फराम हो बिजली और दीगर जो हमारे फ्यूल। तो इसके ऊपर सबको सोचने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को आप कसूरवार करार नहीं दे सकते। वो डैम्स वगैरह के ऊपर भी काम कर रही है और एक जामे पॉलिसी भी बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया। जैगम, जिस तरह से अतर साहब ने ये कहा कि बिजली भले महंगी हो रही हो, लेकिन जो इंटरनेशनल सिचुएशन है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो क्या वाकई आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि इंटरनेशनली जो फ्यूल पॉवर्टी का सामना करना पड़ा है, तो पाकिस्तान में भी बिजली महंगी हो रही है? मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा ये कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है चीज़ों की कीमतें, इन्फ्लेशन मुख्तलिफ जब मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से हैं, लेकिन ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान में हम लोग पिछले 3 साल में हमारी फ़ीकस आमदनी कम हो गई है, हम मज़ीद गरीब हो गए हैं, लाखों लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए भी मुश्किल सूरत हाल है, और पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसमें जो रिफॉर्म्स करनी थी वो नहीं हुई, जो प्रोडक्शन सेक्टर में रिफॉर्म करनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म्स करनी थी वो नहीं हुई। अभी देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि IMF आपको ये कह रहा है कि जनाब आप बिजली जो है वो महंगी बनाकर सस्ती बेचते हैं, जिसकी वजह से आपका गर्दिशी कर्जा डेवलप हो रहा है, यानी एक बुरा कर्जा मुसलसल सिस्टम के अंदर डेवलप हो रहा है, इसलिए आप बिल में आप यूनिट का रेट बढ़ाएं। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इस हुकूमत ने कहा ठीक है, 40% तक बिल बढ़ा दिया, गर्दिशी कर्जा फिर भी डबल हो गया। तो क्या मतलब है? मतलब ये है, और ख़ुद शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि भाई ये हल नहीं है कि आपका जैसे ही गर्दिशी कर्जा बढ़े मुसलसल आप लोगों पे बोझ डालते जाएं। इसका हल ये है कि आप रिफॉर्म्स करें। देखिए 2 तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो माहदे हमने किए वो अपनी जगह, और उसकी भी एक वजह है, जिस मुल्क में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ना हो और आपके पास बिजली भी ना हो, और हालत ये है कि आपका वेल्डर जो है वेल्डिंग मशीन भी ना बना सके, अगर बिजली नहीं बनेगी तो मुल्क का क्या हालत होगी? मुल्क का कचूमर निकल जाएगा। अगर हमारी बिजली ना होती तो महंगाई, बिजली का महंगा रेट अपनी जगह, अगर बिजली होती ही ना, बहुत कम होती, तो इस वक्त हमारे मुल्क का क्या हशर होता हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
तो पिछली हुकूमत ने, जो नवाज शरीफ की हुकूमत से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला हल किया कि पाकिस्तान में बिजली की कमी थी, उसको दूर किया। और जो रेट को कम करने का एक बहुत बड़ा असूल होता है एनर्जी मिक्स, आप ये भी जहन में रखिए, उन्होंने एनर्जी मिक्स भी बेहतर किया, LNG और कोल को लेकर आए। इस हुकूमत ने ना तो डिस्ट्रीब्यूशन में बेहतर की, उस पर काम किया, ना कोई रिफॉर्म्स की, और एनर्जी मिक्स को भी खराब किया। यानी अभी आप देखिए, साल में बजाय LNG और कोल के महंगे तरीन जो फ्यूल है उससे बिजली बनाते रहे। मुबशिर बुखारी साहब, जैसा कि जैगम ने भी कहा कि रिफॉर्म्स करने की जरूरत थी, रिफॉर्म्स नहीं हुई। आखिर ये रिफॉर्म्स करेगा कौन आएगा जो ये रिफॉर्म्स करेगा? मौजूदा हुकूमत, क्योंकि अब गुज़श्ता हुकूमतों ने तो नहीं की रिफॉर्म्स। देखिए, मौजूदा हुकूमत को एक चीज़ का ज़िम्मेदार तो ठहराया जाता है, और हर हुकूमत को ठहराया जा सकता है। हम बड़े आसानी से, आपका सवाल भी बिल्कुल मुझे PTI पॉलिसी ही लगा है कि हर चीज़ पिछली हुकूमत पे डाल दो। जैगम खान साहब ने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट। मैं तो आपसे पूछ रही थी बुखारी साहब। जी, मैं वही ये सवाल की बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें यही है कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन्हें यही जाता है कि उन्होंने सिस्टम में बिजली लाए। और ये भी बात ठीक है कि चूँकि उस वक्त हम शदीद 2008 और 2013 के दरमियान शदीद शिकार से टेररिज्म का कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। फिर जब कोई इन्वेस्टर आता है तो आपको उसकी कंडीशंस माननी पड़ती हैं ताकि आप क्राइसिस को ओवरकम करें। लेकिन कोई भी हुकूमत हो, कोई भी, गर्दिशी कर्जा उसी का ही मसला होता है। इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो गर्दिशी कर्जे की क्या हैं? फ्यूल हो गया अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी होती है लाइन लॉसेस, जिस पे आपको कंट्रोल करना होता है, और दूसरी होती है रिकवरी फ्रॉम प्रोविंसेस एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और तीसरी है कि आपको ये जो SDO माफिया है इसको कंट्रोल करना है। यही प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पे, और सबको पता है, ऊपर बैठे हुए सारे लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम है। नतीजा क्या निकलता है? लाइन लॉसेस अभी भी उधर हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि लाइन लॉसेस को कैसे आप कंट्रोल करेंगे। कम करना तो दूर की बात है, आप यहीं पे ही कोई फुल स्टॉप लगवा लें। आपकी रिकवरी जो आज से, मतलब जो मियां नवाज शरीफ के दौर में रिकवरी जो सूबों से करनी थी, जो आपने इंस्टीट्यूशन से करनी थी, वो बढ़ गई है, वो आप नहीं कर पाए। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है? गर्दिशी कर्जे बढ़ जाते हैं, आप उसका हल बड़ा आसानी से निकालते हैं। आप स्टेट बैंक से नोट छपवाते हैं, जो मियां नवाज शरीफ ने भी किया, जो हमने भी मतलब PTI ने भी एक आध दफ़े किया है, जिसका और इम्पैक्ट ये होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल सा इसका हल है कि वही आप अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाइए, आप हाइडल जो है वो तैयार कीजिए, आप सोलर पे जाइए, आप कोल पे जाइए। और अभी तक 40 डैम्स का वादा था जो इमरान खान साहब ने स्मॉल डैम का आइडिया दिया था, अभी तक किसी एक की कंप्लीशन नहीं हुई। 3 साल में एक छोटा सा डैम बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि लैक ऑफ विल है, और सबसे अहम बात यह है कि प्रॉब्लम की समझ तो इन्हें आ गई है, आइडेंटिफिकेशन हो गई है, सलूशन के लिए कोई प्लान नहीं है, सिर्फ रेटोरिक है हमारे पास। ठीक, जुनैरा, जैसा कि मुबशिर बुखारी साहब कह रहे हैं कि लैक ऑफ विल है, आप एग्री करेंगी? नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, बिकॉज़ एक सेक्टर जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस गवर्नमेंट ने, वो है डैम्स में। डैम्स जो 60 इयर्स के बाद अगर किसी मुल्क में डैम बनना शुरू हुए हों तो यू कांट सिंपली से कि वेल ही नहीं है। और मैंने क्योंकि बहुत थॉरो रिसर्च किया मोहम्मद डैम के ऊपर भी और भाषा के ऊपर भी, तो मैं तो इस पर आपके साथ पूरा प्रोग्राम कर सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। डैम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, 3 साल 4 साल 5 साल, जब भी वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और अगर कोई गवर्नमेंट उसे शुरू भी कर देती है तो उसे उसका क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने बात की रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट करने के लिए। रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट करने का मतलब है अ कंप्लीट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल एक डिफरेंट थीम पे जाना है आपने, जिसके लिए मेरे ख्याल है अगर ये पहले साल से काम शुरू करते तब ये यहाँ तक पहुँचते। तो ये कहना गलत है कि विल नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्मेशन इन एनर्जी सेक्टर कोई छोटी चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल है 10 साल लगेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो ये ठीक है कि ताबिश गौहर के होते हुए चीज़ें ख़राब हुई हैं। आई वॉज थॉरली अगेंस्ट एनी असिस्टेंट जो इस तरीके से बैठा हुआ जिसका
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है जिसमें रज़ाक दाऊद भी शामिल हैं, लेकिन इसको एंटायरली आप इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट को क्लोज करते हैं और ब्रेक के जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में उर्दू का नफाज कभी हो सकेगा। इस पर स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को बतौर सरकारी जबान राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया था, लेकिन फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका है। हमारा तीसरा सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत उर्दू को बतौर सरकारी जबान नाफिज करने में नाकाम रही, ये कहती है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या पाकिस्तान में उर्दू का नफाज कभी हो सकेगा? मुबशर बुखारी साहब, क्या कहेंगे आप? मुझे याद है ये फैसला जवाद एस ख्वाजा साहब ने दिया था और ख्वाजा साहब के कुछ फैमिली मेंबर्स को मैं बड़ा करीब से जानता हूँ, स्कूल सिस्टम भी रन करते हैं। शायद उर्दू उनके घर में बोलना जो है मुश्किल सा काम है और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उसके बावजूद ख्वाजा साहब ने फैसला दिया, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं हम इस बात को। और दूसरी बात ये कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ा अच्छा नोटिस दिया, लेकिन शायद ही कोई उनका ऐसा फैसला हो जो उन्होंने उर्दू में लिखा हो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पुराना है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो इससे इब्तदा करनी चाहिए थी। तो अगर कोई रिकॉर्ड पे कोई ऐसा फैसला है जो उर्दू में लिखा गया है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से, वो मेरी नज़र से कम नहीं गुजरा। हो सकता है कुछ दोस्त इस पर रोशनी डालें। तीसरी बात यह है कि हम मुसलसल मसलन हम बचपन में जब पढ़ते थे उस वक्त भी हमने देखा बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के मज़ामीन, फिर अंजुमन तरक्की उर्दू बोर्ड कायम हुई और बड़ी मुश्किल से डिक्शनरी बनी। वो डिक्शनरी आजकल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। वजह क्या है? वजह यह है कि आजकल उर्दू भी जो है बोलना शायद एक कॉम्प्लेक्स की बात है और बहुत सारे हमारे मिडल अपर मिडल और ऊपर जाने वाले हजरात जो हैं कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। लेकिन मैं फिर वही करूँगा, दोबारा एक पॉइंट आखिरी, कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को आज की रूलिंग कम से कम उर्दू में देनी चाहिए थी, ये सुनाते हुए। ठीक है, ज़ैगम खान साहब, आखिर रुकावट है क्या इसके नफाज में? शाइस्ता, कुछ अर्से पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसमें 2 बांग्लादेश के जो कवानीन हैं उसको मुझे शामिल करना था, और ये दोनों बांग्लादेशी कवानीन मैंने देखा कि ये बंगाली ज़बान में थे और उनका अंग्रेज़ी तर्जमा तक अवेलेबल नहीं था। यानी उसको लेजिस्लेट जो उनकी असम्बली है उसने भी बंगाली ज़बान में किया था, अदालतें भी उसको बंगाली ज़बान में इस्तेमाल कर रही थी, वकला भी उस कानून को बंगाली ज़बान में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब है उनका तमाम जो कानूनी निज़ाम है बांग्लादेश का वो बंगाली ज़बान में है। तो मुझे एक अंग्रेज़ी याफ्ता बांग्लादेशी वकील को उनकी खिदमात लेनी पड़ी इन दोनों कवानीन को ट्रांसलेट करने के लिए। बहुत ठीक कहा गया, मुबशर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आप जो है अपने आप से इब्तदा करें। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं आप वहाँ को देखिए, ना वकला को अंग्रेज़ी आती है वहाँ, ना वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को अंग्रेज़ी आ रही होती है, डिस्ट्रिक्ट पे जज बैठे हैं, जो बेचारे गवाही देने वाले आते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन काम अंग्रेज़ी में हो रहा होता है, जिसका मतलब है कि जो गवाही है वो लिखी भी गलत जा रही होती है, सबका सब जरा भी गलत हो रही थी, एक मजाक है जो वहाँ हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप शुरू करें कि कानूनी निज़ाम जिसके अंग्रेज़ी में होने की सज़ा इतने बड़े अवाम को मिलती है उसको आप उर्दू में करें। और बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, इसलिए कि अंग्रेज़ी जो है वो ताकत की ज़बान है, ये वो हथियार है जिसके ज़रिए से 20% पाकिस्तानी 80% को अपने थल्ले लगा के रखते हैं। ठीक हो गया। जुनैरा, वैसे तो वज़ीर आज़म साहब बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, उर्दू ज़बान में तकरीर भी करते हैं अक्सर जगहों पर और पाकिस्तानी लिबास भी पहनते हैं, फिर क्या वजह है कि अभी तक जो है वो उर्दू का नफाज नहीं करवा पाए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए? प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी जवाब दूंगी उसको कहीं ना कहीं जज किया जाएगा, बिकॉज समझा ये जाता है कि अगर आपका एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ है, आप कुछ ख़ास जगहों पे पढ़ते रहे हैं या आपका एक ख़ास तरह का हुलिया है, तो फिर आप कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं उर्दू बोलने की जब बात आती है। बात यह है कि अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, आपने रिसर्चेस करनी है,
ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्चेस करनी है जिस पे पाकिस्तान में मटीरियल ही मौजूद नहीं है, तो आपको उस ज़ुबान को सीखना पड़ेगा। और इवेंचुअली अगर बचपन से आपको ये इंग्लिश में ही काउंटिंग सिखाई गई है, ABC पहले सिखाई गई है, और 5th के बाद आप कंटिन्यू कर सके, ऑक्सफोर्ड का कोर्स पढ़ते रहे आप अच्छे स्कूल में, तो एकदम से अभी जब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आधी इंग्लिश आधी की एक खिचड़ी बन गई है, तो फिर एक इस तरह का ऑर्डर आ जाने से क्या होगा? मजीद कंफ्यूजन ही फैलेगी ना। तो आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं या अपनी एक एम्पायर अलहदा से बनाना चाहते हैं? तो मेरा आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, पहले इन जजेस को मैं चेक करना चाहूंगी इनकी अपनी उर्दू कैसी है। ठीक हो गया। जनरल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, तालीमी निज़ाम में तो इंग्लिश को एक मजमून के तौर पे शुरू से ही पढ़ा देना चाहिए, ताकि जो बच्चे बाहर तालीम के लिए जाते हैं या यहाँ वो बाहर की किताबें पढ़ते हैं उनको मुश्किल ना हो। लेकिन आम आदमी के लिए आपको सरकारी ज़बान अगर आप उर्दू कर देते हैं और साथ ऑप्शन रखें कि अगर कहीं उर्दू की बजाय इंग्लिश भी तो जरूरत पड़ जाती है, मसलन कोई ऐसा केस सुना गया अदालत में जिसकी इंटरनेशनल आगे कोई उसके साथ लिंकेजेस हैं, कहीं कोर्ट किया जा सके, या कहीं उस केस को आपने लेके आगे किसी गवर्नमेंट को आगे देना हो, तो वो आप उस तरह के डिसीजन वहां लिख सकते हैं। लेकिन आम हालात में इसको एक सरकारी जबान बना के, सिर्फ अदालतों में नहीं, बाकी भी जितने हम मुख्तलिफ दफातर के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी के लिए बड़ा जरूरी है कि वो उस लिखे हुए को देख सके कि है क्या उसके हाथ में। जब एक स्किल से इंग्लिश का कागज चले जाता है तो वो तो उसको पढ़ने के लिए भी आदमी ढूंढना पड़ता है कि इसको बताओ क्या लिखा है। तो ये उनकी आसानी के लिए ये कर देना चाहिए। लेकिन तालीमी निज़ाम में इंग्लिश पे एम्फेसिस मौजूद रहना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ें और फिर वो इंटरनेशनली अपने आप को एडजस्ट कर सकें जहाँ कहीं पर स्कूलों कॉलेज में जाए। ठीक हो गया। अतर माजरत के साथ वक्त की कमी के सबब आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगी नाज़रीन, इसी मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।